हेलो बच्चा लोग, कैसा है सब कोई। अ, आज मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि छोटी सी कोशिश रहेगी एक कि आपको डिविडेंड पर एक छोटा सा प्रॉब्लम करा करा दूँ। और ये जो छोटा सा प्रॉब्लम कराऊँगा डिविडेंड पर, वो आप होपफुली अच्छे से करेंगे। ऑडियो ओके, रिकॉर्डिंग ओके, आउटपुट इनपुट 1 2 3 एवरीथिंग ओके, स्पीकर ओके, चलो ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप देखो अभी, आ जाओ फटाफट। देखो पहले एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पर, डिविडेंड पर छोटा छोटा, जल्दी जल्दी एकदम आओ। ये है क्लास नंबर 0। ये है क्लास नंबर 04। डिविडेंड पर ही प्रॉब्लम करूँगा मैं, देखना। ये बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट है, इसमें होल्डिंग सब्सिडरी का दो लेजर है, मतलब दो कॉलम है। दो लाख ऐसा दिया हुआ, ठीक है। 3 लाख 2 लाख इस तरह कुछ दिया हुआ है। अच्छा, अब नीचे क्या बोल रखा है, ये डेट है 31/3/19। नीचे बोल रहा है एस लिमिटेड पेड डिविडेंड फॉर 2017-18 ऑन 7/7/18 ₹35,000। ये पहला चीज़ ये बोल रहा है, ठीक है। इसको ये इस तरह से भी बोल सकता है, एस लिमिटेड पेड डिविडेंड ऑन 7/7/18। या इसको ऐसे भी बोल सकता है ये, फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड पेड बाई एस लिमिटेड ऑन 7/7/18। ऐसा ये 3 तरीके से बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, आप पहले सवाल ही समझ लो। एकदम सिंपल सा रहेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, छोटा छोटा चीज़ सब समझा दे रहा हूँ जैसा भी हो। एस लिमिटेड पेड डिविडेंड फॉर 17/18 ऑन 7/18। तो अगर ये 17/18 में यही छोटा सा बना देता हूँ आपके लिए, देखो यही बना देता हूँ।
देखो यहीं बता देता हूँ। जैसे ये 1/4/18 हो गया, ये 31/3/19 हो गया। तो हम करंट ईयर में पिछले साल का डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, ठीक है, मैं इससे बात करता हूँ, रुको 2 मिनट रुको, मैं इससे बात करता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। उसके बाद दूसरा बोल रहा है कि एस लिमिटेड पेड इंटरिम डिविडेंड ऑन 8/9/18 ऑन 8/9/18 बस रुपीज़ अमाउंट बोल दिया 15,000 ऐसा। फिर बोल रहा है डेट ऑफ एक्विजिशन 1/8/18 और बस इतना ही बोला, डेट ऑफ एक्विजिशन 1/8/18। चलो ठीक है, ये इतना ही बोल रहा, सब कुछ समझ आ रहा, आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ बोला, मतलब वो ये बोल रहा कि 31/19 का बैलेंस शीट दे रखा है, GRPL ये है, हाँ, और एस लिमिटेड पेमेंट किया डिविडेंड का 17/18 को, 17/18 का डिविडेंड को 7/18 में, और ये तरीका बता दिया। डेट ऑफ एक्विजिशन 1/18 और उस दिन PL और GR का बैलेंस बता रहा है, बैलेंस ऑन 1/4/18 PL का बता रहा है 70,000 और GR का बता रहा है 20,000। ठीक है, बस इतना ही, ये इतना कुछ बता रहा है। तो अभी करना कैसे होगा ये देखो, हम आपको यही समझाने वाले हैं कि भाई एग्जैक्टली और डिविडेंड पेड का एडजस्टमेंट कैसे होगा। देखना, ये एक टाइमलाइन हो गया और इस पर ये डेट है 1/4/18 और 31/3/19। अब डेट ऑफ एक्विजिशन कुछ यहाँ पर है जिसका नाम है 1/8/18। तो तुमको पता है कि इसके पहले का सारा डिविडेंड, इसके पहले का सारा डिविडेंड क्या होगा, प्री का डिविडेंड होगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, वो कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्टमेंट होगा उसका, और इसके बाद का होगा पोस्ट वाला डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड पेमेंट का डेट कौन सा है, देखो दो है, 7/7/18 को पेमेंट किए, 35,000 रुपये डिविडेंड जो पेमेंट किए वो 17/18 के लिए पेमेंट किए। ये वाला जो साल है ना, इसका नाम है 17/18, जो साल है इसका नाम है 17/18। तो मेरे को एक चीज़ समझाओ, ये जो साल है 17/18, इस साल का डिविडेंड हम पेमेंट कर रहे हैं इस डेट में, डिविडेंड पेड 7/7/18 का डेट है, 7/7/18 ऐसा, और पेमेंट कितना कर रहे हैं, 35,000 रुपया। तो वो प्री का डिविडेंड है कि पोस्ट का डिविडेंड है, देखो वो प्री का डिविडेंड है। क्यों, पे हम भले ही पेमेंट करंट ईयर में कर रहे हैं, लेकिन हम भले ही पेमेंट करंट ईयर में कर रहे हैं, लेकिन वो डिविडेंड है पिछले साल का, वो पिछले साल के प्रॉफिट से उसको लेस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 1/8/18 हमारा एक्विजिशन डेट है, और फिर हम 8/9/18 ये वाला डेट मान लो, 8/9/18 को भी एक डिविडेंड दे रहे हैं, ये फाइनल डिविडेंड है, और 8/9/18 को डिविडेंड पे कर रहे हैं। वो अमाउंट कितना है, 15,000 रुपया, 15,000, और वो इंटरिम डिविडेंड है, वो इंटरिम डिविडेंड हो गया। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि करंट ईयर पेमेंट करते हैं, जिस दिन पेमेंट करेंगे उस दिन तक के प्रॉफिट से पेमेंट करेंगे। ठीक है,
तो करंट ईयर पेमेंट करते हैं और जिस दिन पेमेंट करेंगे उस दिन तक के प्रॉफिट से पेमेंट करेंगे। तो हम करंट ईयर में पेमेंट कर रहे हैं और करंट ईयर के जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं उस दिन तक के प्रॉफिट से पेमेंट कर रहे हैं। तो भाई करंट ईयर का पेमेंट हो गया और करंट ईयर के प्रॉफिट से पेमेंट कर रहे हैं। तो करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर के पेमेंट मतलब पेमेंट किसने कर रहा है, इस दिन पेमेंट कर रहा है। देखो इस दिन पेमेंट कर रहा है 8/9/18 को। तो 8/9/18 तक के प्रॉफिट से पेमेंट कर रहा हूँ, 8/9/18 तक के प्रॉफिट से। तो 1/4 से लेकर 1/4/18 से लेकर 8/9/18 तक के प्रॉफिट का प्रॉफिट जो भी होगा उस प्रॉफिट से दे रहा है। तो ये देखो करंट ईयर में दे रहा है, करंट ईयर का डिविडेंड है और करंट ईयर में दे रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्री और पोस्ट निकल आएगा। ये है आपका एक्विजिशन का डेट, ये वाला डेट। तो इसके पहले का डिविडेंड क्या हो जाएगा, प्री, और इसके पोस्ट का बाद का डिविडेंड हो जाएगा पोस्ट। तो इंटरिम डिविडेंड में प्री और पोस्ट दिख जाएगा आपको, लेकिन फाइनल डिविडेंड जो होगा हम जो पेमेंट कर रहे हैं इस साल उसमें प्री और पोस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्री है। ठीक है, इसमें प्री और पोस्ट मिला हुआ है। तो हम इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, बस हमको डिविडेंड का एडजस्टमेंट सॉल्व करा देंगे आपको, और कुछ नहीं कराएंगे। देखो देखो यहाँ लिखेंगे कैपिटल, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे जीआर पीएल, ये रेवेन्यू वाला होगा। ठीक है, ये टोटल। सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल पुट करते हैं। भाई 1-2 सवाल प्रैक्टिस कर लेना, रोना मत। 60,000 और 2 लाख रुपया टोटल है, 60,000 और 2 लाख। 60,000 जीआर का बैलेंस है और 2 लाख, जीआर का बैलेंस है 60,000 और पीएल का बैलेंस है 2 लाख रुपया। ऐसा ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल मतलब जिस दिन का भी दिया रहा है उस दिन का 70,000 और 20,000। पीएल का बैलेंस है 70,000 रुपया, जीआर का बैलेंस है 20,000। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या हो गया, 40,000। और इसका डिफरेंस क्या हो गया, 1,30,000। सही है, इसका डिफरेंस हो गया 40,000, इसका डिफरेंस हो गया 1,30,000। अब इसको टोटल कर लिया, ये देखो टोटल कर लिया। अब क्या करना है, अब मैं जो लास्ट क्लास मैंने समझाया था, देखो इसको करने के बाद टोटल हो जाएगा, फिर उसमें ऐड करना है आपको। अब ऐड बैक करना है, मतलब एडजस्टमेंट कैंसिल करना है। देखो ये एडजस्टमेंट क्यों कैंसिल करा रहा है, देखो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। तो अगर बोल दिया कि ओपनिंग का प्रॉफिट इतना रुपया है और क्लोजिंग का प्रॉफिट इतना है, तो बीच में करंट ईयर में प्रॉफिट इतना कमाया और डिविडेंड तो पे किए करंट ईयर से ना। हम ये मानते हैं कि प्रपोज भी करंट ईयर में हुआ, पेमेंट भी करंट ईयर में हुआ, मतलब है डिविडेंड पिछले साल का, लेकिन पीएल से लिया भी गया अभी इसी साल में और बैंक से पेमेंट भी इसी साल में किया गया है। ठीक है, वो है पिछले साल का। और दूसरा जो इंटरिम डिविडेंड है वो करंट ईयर का डिविडेंड है, और इंटरिम डिविडेंड हमेशा करंट ईयर का रहेगा। करंट ईयर का डिविडेंड है और वो करंट ईयर के प्रॉफिट से ही दिया जा रहा है, ये अपने मानेंगे कि यही अपने को करना है। तो सबसे पहले वो कैंसिल कर दो, इफेक्ट कैंसिल करना है। ऐड डिविडेंड पेड कितना रुपया, और वो कहाँ ऐड होगा, हमेशा पीएल में ऐड होगा 35,000, इधर कुछ नहीं। फिर ऐड इंटरिम डिविडेंड पेड, वो भी पीएल में ही ऐड होगा 15,000। अब ये ऐड हो गया। अभी जो जो ऐड होने वाला आइटम है सारा ऐड वैड कर देना, जो कुछ भी होना। यहाँ डिविडेंड सिर्फ है, इसलिए डिविडेंड का ही ट्रीटमेंट कर रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जोड़ लो, ये कितना आ रहा है, ये 90,000 आ रहा है, ये 40,000 आ रहा था, इसको पहले ही जोड़ना था, ये 1,30,000 आ रहा था। अब ये जोड़ देंगे इसमें, तो ये 90,000 आ गया। ध्यान से समझना है, ये 40 आ गया और ये 35 और 15 कितना हो गया, 3 1 4 1 5, 180 आ गया। अब क्या करना, अब टाइम रेशियो एडजस्टमेंट करना है। टाइम रेशियो एडजस्टमेंट में अब देख लो किस दिन ख़रीदा है।
डेट ऑफ एक्विजिशन कब है? डेट ऑफ एक्विजिशन 1/18 को है। तो जोड़ लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई यानी 4 महीने का प्रॉफिट क्या होगा? प्री रहेगा, और बाकी प्रॉफिट जो होगा वो पोस्ट होगा। तो अगस्त 1 से, अगस्त 1 से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 8 महीने का प्रॉफिट पोस्ट है और 4 महीने का प्रॉफिट प्री है। ये तो समझ आ रहा होगा। डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का प्रॉफिट प्री और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट पोस्ट, वो मैंने 1-2 प्रॉब्लम में आपको समझाने के लिए करा दिया है। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि पूरे 12 महीने का प्रॉफिट है, इनटू कितना महीने का प्री है? 4 महीने का। तो यहाँ से हटा दो प्री बोल करके, 40,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 4, वो भी प्री है, वहाँ से हटा के सब यहाँ डाल दो। तो कैलकुलेटर ले लो, कितना कितना आएगा। देखो 40,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 4, 13,333। तो एक आ रहा है 13,333, और एक और कितना आएगा, वो एक साथ जोड़ के ही लिखना है। 1,80,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4, 60,000 रुपये। तो 73,333, ये इतना रुपया आ रहा है प्री का प्रॉफिट। अब ये प्री का प्रॉफिट ऐड हो गया, देखो अब ये प्री का प्रॉफिट ऐड हो गया, और यहाँ से वो माइनस हो जाएगा जो माइनस होना है। तो 90,000 प्लस 73,333 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1,63,333। ठीक है, उसके बाद 40,000 माइनस 13,333 होगा 26,667। और यहाँ 60,000 माइनस करेंगे तो 1,20,000। अब देखो ये अलग अलग हो गया, प्री और पोस्ट का प्रॉफिट अलग हो गया। अब हम डिविडेंड को अलग अलग कर देंगे। अब जो डिविडेंड जहाँ से घटना है वहाँ से घटा लो। देखो डिविडेंड पेड किसका है? 17/18 का। ये तो प्री का डिविडेंड था, तो प्री से घटना चाहिए, तो 35,000 पूरा प्री से घट जाएगा। इस बात पे तुम ध्यान रखो खासा। ये देखो हम यहाँ लिख दिए 35,000, यहाँ से कुछ नहीं घटेगा रेवेन्यू से। अब इंटरिम डिविडेंड जो पेमेंट हुआ, इंटरिम डिविडेंड, वो तो 18-19 का है, लेकिन वो पेमेंट कब हुआ है? 8/9/18 को। 8/9/18 को पेमेंट हुआ। इसका मतलब ये है कि वो करंट ईयर के प्रॉफिट से पेमेंट हुआ बच्चों, और करंट ईयर के प्रॉफिट से पेमेंट हुआ है, इसका मतलब कि हमें उस प्रॉफिट को, उस डिविडेंड को प्री और पोस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि उसमें, उस डिविडेंड में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में पेमेंट हुआ है। तो हम डेट ऑफ एक्विजिशन कब है मेरा? देखो ये है डेट ऑफ एक्विजिशन 1/8/18, ये है पेमेंट का डेट 8/9/18। तो स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का डिविडेंड, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का डिविडेंड क्या होगा? प्री, और फिर यहाँ से लेकर जहाँ तक दिया है 1 महीना का, वो होगा पोस्ट। ठीक है, तो 15,000 में 15,000 कितने दिन के प्रॉफिट से दिया हुआ है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8-9 को पेमेंट किए ना, तो अगस्त तक का पूरा प्रॉफिट मिला हुआ है। तो
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी 5 मंथ्स का प्रॉफिट मिला हुआ है इसमें, क्योंकि यहीं तक का प्रॉफिट लिया हुआ है, यहीं तक का। सितंबर में तो दिया है, पेमेंट किया है, तो अगस्त तक का जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट, वहाँ तक के प्रॉफिट को कैलकुलेट करके वो दे दिया है। करंट ईयर में अगस्त तक जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट से कैलकुलेट करके वो दे दिया है। तो डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4, ये हो गया प्री, ठीक है। और 15,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1, ये हो गया पोस्ट, ठीक है। यही चीज़ यहाँ काम करना है। देखो कितना कहाँ से माइनस होगा, यहाँ से माइनस होगा 15,000 डिवाइडेड बाई, मैं यहाँ बस अमाउंट लिखता हूँ, कैलकुलेशन नीचे ही कर देता हूँ, आप देख लेना। 3 4 3 12, 12,000 रुपये इसका हो गया और 3,000 रुपये इसका हो गया, ठीक है। तो 12,000 रुपये यहाँ से माइनस होगा प्री से, और 3,000 माइनस होगा पोस्ट। देखो ये हो गया। अब जब फाइनल बैलेंस आ गया, अब सब ठीक हो गया, प्री पोस्ट का प्रॉफिट भी अलग कर दिया, जहाँ जहाँ से जो जो माइनस होना चाहिए था वो हो गया। तो अब इसको जब माइनस करेंगे यहाँ से, ये माइनस हो रहा है, माइनस माइनस है, देखो अब जब माइनस करेंगे, 1,63,333 माइनस 35,000 माइनस 12,000, 1,16,333, 1,16,333, और फिर ये 26,667, और फिर एक 20 में से 3 गया, 1,17,000। अब तुमको इसको देख लेना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट पर मैंने छोटा सा एडजस्टमेंट करा दिया, आपको समझ तो आ ही गया होगा इसको ये। अब मैं एक प्रॉब्लम करता हूँ। आओ, प्रॉब्लम नंबर करूँगा मैं 12, प्रॉब्लम नंबर 12 है, अंबानी और अडानी लिमिटेड का, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 12 एक बार 1 मिनट रीड कर लो फटाफट जल्दी से आप। शायद हम लोग प्रॉब्लम नंबर 12 करेंगे।
चलो एक बार सम पढ़ लिया, तो हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे को क्यों फीलिंग आ रहा है कि यही वाला प्रॉब्लम आएगा परीक्षा में। लिटरली स्पीकिंग यही मेरे को फील आ रहा है। देखो क्या क्या दे रखा है, पहले ये बात समझ लो जल्दी जल्दी। उसने शेयर होल्डर्स फंड दिया है। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दे रखा है 30 लाख और 10 लाख। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 35 लाख और 7,60,000। नोट नंबर 1 में जाकर चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर में क्या क्या है। नोट नंबर 1 में देख लो, रिजर्व्स है, ये रहा 40,000, 7,20,000 इनका। हमको सिर्फ दूसरे वाले कंपनी से मतलब है, जो भी दे रखा है। एक बार नीचे फटाफट पढ़ लेते हैं एडजस्टमेंट। बोल रहा है अंबानी लिमिटेड एक्वायर्स 80%, 80% यानी डिग्री ऑफ कंट्रोल दे रखा है 80%। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक साथ 16, ईयर एंडिंग कब है? ईयर एंडिंग है 31/3/17 को। ये दिख रहा है आपको? ईयर एंडिंग है 31/3/17 को ईयर एंडिंग है। और एक साथ 16 को परचेज किया है, तो ऐसा। ठीक है, एक साथ 16 को बाई किया। 1/4/16 को रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस दे रखा है 20,000 और 40,000 रुपया। 20,000 और 40,000 रुपया पीएल का और रिजर्व का बैलेंस दे रखा है 1/4/16 को। ठीक है, अच्छा, तो 1/4/16 ये हो गया, 31/3/17 ये हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग स्टैंडिंग इन द बुक्स ऑफ अडानी लिमिटेड 8 लाख रुपया ऑन 1/4/16 वर रीवैल्यूड एट ₹760 एट द एंड ऑफ एक्विजिशन बट इट वाज नॉट पास्ड इन द बुक्स। ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट का मतलब हो गया कि हम लोग जिस दिन परचेज हुआ रहा शेयर, उस दिन, जिस दिन परचेज हो रहा है शेयर, उस दिन का बुक वैल्यू और उस दिन के मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो बोला कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है 8 लाख रुपया है बुक्स में, कब? 1/4/16 को, और रीवैल्यू हो रहा है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन बट इट वाज नॉट पास्ड इन द बुक्स। 7,60,000 की वैल्यू शो कर रहा है डेट ऑफ एक्विजिशन पर, लेकिन डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पर उसका बुक वैल्यू नहीं दिया, मार्केट वैल्यू तो दिया। ये मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू दिया, बुक वैल्यू नहीं दिया बेटा। तो बुक वैल्यू नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग डेट ऑफ एक्विजिशन पर बुक वैल्यू निकाल लेंगे और निकाल के उसको कंपेयर कर लेंगे। मैं समझा दूंगा डिटेल में। अडानी लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड। डिक्लेयर किया और पेड किया, याद रखना वर्ड आपको डिक्लेयर्ड और पेड ही परीक्षा में दिखेगा, प्रपोज्ड वर्ड नहीं दिखेगा क्योंकि चेंजेस हो गए हैं लॉ में। ठीक है, अभी अगर टाइम रहता तो मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ाता कि ये सब आपके ज़ुबान पर चला आता। ठीक है, लेकिन नहीं टाइम है तो मैं अपने हिसाब से जैसे हो रहा वो करा रहा हूँ, आप बस कुछ समझो। डिविडेंड फॉर द ईयर 15-16 इन जुलाई 16। जो 15-16 का डिविडेंड है वो जुलाई 16 में दे रहा है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया ना कि किस पीरियड का डिविडेंड था, किस पीरियड में दे रहा है। यार ये स्क्रीन पे स्क्रैच क्या हो रहा है। चलो, तो वो 15-16 का डिविडेंड है। हमारा साल कौन सा है? 31/17, मतलब वो इस साल का डिविडेंड दे रहा है। मैं अभी टाइम लाइन पर लेकर समझाऊंगा। ठीक है, हाँ। एंड क्रिएटेड द एंटायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अडानी लिमिटेड टू इट्स स्टेटमेंट ऑफ पीएल। देखो, अंबानी लिमिटेड अडानी लिमिटेड को का शेयर परचेज किया। ठीक है, ऐसा। अडानी लिमिटेड डिविडेंड दिया, किसका? 15-16 का डिविडेंड दिया 16-17 में। 16-17 में कब दिया? जुलाई 16 में दिया। तो जब ये डिविडेंड अडानी लिमिटेड दिया तो ये प्री का डिविडेंड हो गया, क्योंकि करंट ईयर में जो पिछले साल का डिविडेंड बाकी था वो इस साल पेमेंट करा, तो वो कौन सा डिविडेंड हो गया? प्री का डिविडेंड हो गया। अब उस डिविडेंड को क्या करना चाहिए? उस डिविडेंड को हम लोग, जो होल्डिंग कंपनी है, वो जो होल्डिंग कंपनी को मिलेगा वो डिविडेंड मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको। प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत, ये क्या है? कॉन्ट्रा कंटिजेंट डिविडेंड पेड। देखो, उस दिन जो हमने पढ़ा था होल्डिंग कंपनी के बुक में, डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड रहेगा तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी रिड्यूस्ड विद द अमाउंट ऑफ प्री डिविडेंड। ठीक है, शुड नेवर बी क्रेडिटेड टू पीएल, दिख रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि
वो जो डिविडेंड मिलेगा उसकी एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ऐसा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो पीएल में नहीं जाएगा। जैसे डिविडेंड जो मिल रहा है वो तो मेरे होल्डिंग कंपनी के लिए इनकम है, उसको जाना चाहिए पीएल में, लेकिन उसको पीएल में नहीं डालेंगे, प्री का डिविडेंड को पीएल में नहीं डालते, पोस्ट के डिविडेंड को पीएल में डालते हैं। बट वी विल अज्यूम प्री एक्वेशन डिविडेंड हैज बीन क्रेडिटेड टू पीएल, मतलब हम ये मानेंगे कि गलती से होल्डिंग कंपनी प्री एक्विजिशन डिविडेंड पीएल में डाल दिया है, तो हम मानेंगे क्या, वो लिख ही दिया वहाँ पर, ये लोग गलती से, देखो यहाँ लिख दिया, अडानी लिमिटेड डिक्लेयर्ड 20% डिविडेंड फॉर द ईयर 15-16 इन जुलाई 16 एंड अंबानी लिमिटेड क्रेडिटेड द एंटायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अडानी लिमिटेड टू इट्स स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो अंबानी लिमिटेड को जो डिविडेंड मिला है 80% शेयर के लिए, वो अंबानी लिमिटेड अपने पीएल में डाल दिया है। तो हम अजम्पशन भी यही लेने वाले थे, लेकिन वो बता दिया। जैसे यहाँ आपको समझाया मैंने कि ये रॉन्ग ट्रीटमेंट है, इसको रेक्टिफाई करेंगे, यानी हुआ क्या है, बैंक टू पीएल हुआ है, रेक्टिफाई करके उसको क्या करेंगे, सीपीएल मानी कंसोलिडेटेड पीएल को डेबिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करेंगे। दिखाना क्या है, मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ने माइनस करना है और सीपीएल से भी माइनस करना है, ठीक है, यही काम था। अब पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड का क्या होगा, देखो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड का इट शुड बी क्रेडिटेड टू पीएल, हेंस नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्स, जान बख्श दो, जहाँ जाना चाहिए था वो वहाँ गया है, छोड़ दो उसको, रहने दो। आओ, तीन चीज़ समझ लिया, एक तो बाई किया है क्या, और दूसरा रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट है, ठीक है, ये डिविडेंड पेड एडजस्टमेंट है। देखो मैं सब कुछ दिखा दे रहा हूँ आपको। स्टॉक ऑफ अंबानी लिमिटेड इंक्लूड 60,000 गुड्स परचेज फ्रॉम अडानी लिमिटेड। स्टॉक ऑफ अंबानी लिमिटेड, ये स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट मैंने कराया था आपको, देखो कहीं कराया होगा, देखो ये रहा, यही है ना, ये रिवैल्यूएशन है, ये कराया क्या, देखता हूँ एक बार, स्टॉक रिजर्व नोट नंबर 4 हो गया ये, एबनॉर्मल लॉस नोट नंबर 3 था, नोट नंबर 4 इवैल्यूएशन, बोनस इशू, कॉन्ट्रा, डिविडेंड पेड, कंटिजेंट लायबिलिटी, और स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट नहीं कराया। ठीक है, मैं इस सवाल के साथ ही डिस्कस कर देता हूँ, चलो अभी तुरंत डिस्कस कर देता हूँ सवाल के साथ साथ। नोट नंबर 9 बोल के उसको डिस्कस कर देता हूँ एकदम साथ साथ, सब टेंशन ना लो, ये भूल गया मैं, देखना जरा। तो बोल रहा है कि स्टॉक ऑफ अंबानी लिमिटेड इंक्लूड 60,000 गुड्स परचेज फ्रॉम अडानी लिमिटेड। बोल रहा है अंबानी लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी, अंबानी लिमिटेड कौन है, होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी ने परचेज किया है अडानी लिमिटेड यानी सब्सिडरी कंपनी से 60,000 का गुड्स, जो गुड्स उसके स्टॉक में पड़ा हुआ है, इसके होल्डिंग कंपनी, याद रखना। अब देखो सब्सिडरी कंपनी से अगर मान लो होल्डिंग कंपनी बाई करेगा, सब्सिडरी कंपनी से अगर होल्डिंग कंपनी बाई करेगा, तो इसका मतलब है बाबू, सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट पे बेचा होगा, ऑब्वियस सा बात है, और वो प्रॉफिट जा कर के सब्सिडरी कंपनी के पीएल में दिखेगा, ठीक है, क्योंकि 10,000 का माल 15 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ ना 5,000 का, तो पीएल में तो 5,000 का प्रॉफिट दिखेगा ही। अब जब दोनों का पीएल जोड़ेंगे तो भाई तुम सोचो, आप अपने पिताजी से 10,000 का सामान 15,000 में खरीद लिए, आपके पिताजी बोले कि 5,000 का प्रॉफिट हो गया बेटा मेरे को। अब हम दोनों, अब तो आप एक फैमिली हैं, दोनों जन का प्रॉफिट जोड़े तो पता चला कि एक ही प्रॉफिट दो जगह दिख रहा है, समझ रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को एलिमिनेट कर देंगे। आइए, अब कितना प्रॉफिट है ये पता नहीं इस पर। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ अंबानी लिमिटेड इंक्लूड्स 1,20,000 परचेज फ्रॉम अडानी लिमिटेड इन विच अडानी लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 रुपया। बोल रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स अडानी लिमिटेड का, अंबानी लिमिटेड का इंक्लूड्स 1,20,000। अब अगर अंबानी लिमिटेड अडानी लिमिटेड से परचेज किया है तो अडानी लिमिटेड उसका क्रेडिटर होगा ऑब्वियसली, यानी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी से परचेज किया उधार में गुड्स, तो सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग का क्रेडिटर होगा। वही बोला 1,20,000 का क्रेडिटर है, ऑन विच
प्रॉफिट मेड किया है 30,000 रुपया। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि 1,20,000 रुपये का गुड्स खरीदा, जिस गुड्स में से 60,000 का गुड्स स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो स्टॉक में जो गुड्स पड़ा हुआ है उसके ऊपर में प्रॉफिट मिला हुआ है। ठीक है, अब देखो 1,20,000 पे प्रॉफिट कर रहा है 30,000 रुपया। ठीक है, 1,20,000 पे प्रॉफिट कर रहा है 30,000 रुपया। 1,20,000 पे देखो 30,000 का प्रॉफिट किया है कितने के गुड्स पे, 1,20,000 के गुड्स पे। तो 60,000 के गुड्स पे कितने का प्रॉफिट किया होगा। अब आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी निकल गया, ये प्रॉफिट परसेंटेज है निकालने का। फिर बोल रहा है 31/3/17 को अंबानी लिमिटेड एक चेक भेज दिया 4,000 रुपये का ऑन करंट अकाउंट ऑफ अडानी लिमिटेड। ये इतना सारा रिवैल्यूएशन है। अब एक बार देख लो क्या क्या उसके एडजस्टमेंट वगैरह में है, ये आपको दिखा दिया मैंने। एक बार सवाल को समझाना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड पेबल का मतलब ये होगा, ट्रेड पेबल मतलब का मतलब क्रेडिटर्स होता है। 3,00,000 और 3,22,000। अब देखो नोट नंबर 2 में दिया, जो डिटेल में क्या लिखा है वो देखो। ट्रेड पेबल ये देखो, करंट अकाउंट 36,000 रुपये का यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ट्रेड पेबल में। और ये 2,64,000 होगा, ये 2,64,000। ये टोटल, ये इसका टोटल है 3,00,000 रुपया। करंट अकाउंट विद अडानी लिमिटेड, अंबानी का बुक में दिख रहा है। मतलब अडानी लिमिटेड, अंबानी लिमिटेड अडानी लिमिटेड को 36,000 देगा, क्योंकि ये इसके क्रेडिट में दिख रहा है। ठीक है, करंट अकाउंट का मतलब जैसे हम तुमसे 10,000 लिया, तुमको 15,000, कभी तुमको काम पड़ा हम दे दिया, फिर तुमको कभी काम पड़ा मेरे को 20,000 दे दिया, वो इस तरह का अकाउंट है। जैसे होता है ना, दोस्त में चलता रहता है, भाई उधार देना, ये उधार देना। तो मान लो तुम हमको 20,000 रुपया दिया, तो मेरे पास पड़ा, हम बोल दिया करंट अकाउंट विद दैट, मतलब ABC। ठीक है, वो हम अपने किस में दिखा, तो हम तुमको उधार लिए ना, तो हम कहाँ दिखाएंगे, हम क्रेडिटर में दिखाएंगे तुमको अपने, हमको तुमको पैसा देना है। वो वही वाला चीज़ है। और देखो फिक्स्ड एसेट में दे रखा है 3 और 4 में देखने के लिए बोला है, फिक्स्ड एसेट के लिए जाकर देखो। फिक्स्ड एसेट 3 और 4 में ये 20,60,000 का लैंड है, मशीनरी है, ये सब दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद करंट एसेट में ये 20,60,000 ये ऊपर होगा, ये यहाँ गलती से छप गया। तो आ जाओ एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं फटाफट फटाफट अच्छे से। ठीक है, तो बैलेंस शीट में कुछ एडिट करे हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज जो होना चाहिए। इन्होंने वो शेयर कैपिटल दे रखा है, देखो इन्होंने शेयर कैपिटल दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है 3,00,000 और 3,22,000। ट्रेड पेबल के बारे में क्या, एक बार जाकर देख लो। ट्रेड पेबल है ये रहा, ट्रेड पेबल में 36,000 रुपया देना है। अंबानी लिमिटेड के क्रेडिटर साइड में अडानी लिमिटेड शो कर रहा है 36,000 रुपये, और अलग से क्रेडिटर है 264 और 322। उसके बाद ये देख लो, नॉन करंट एसेट्स है, जिसमें फिक्स्ड एसेट और टेंजेबल एसेट है 26,60 और 12,62। तो 26,60 और ये 12,62 जो है वो, इसका डिटेल देखो नीचे दिया है। उसमें लैंड एंड बिल्डिंग है 20,60,000 और 7,20,000। मशीनरी है 6,00,000 और 5,42,000। फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 18,60,000, ये दिख रहा है 18,60,000 और 70,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का डिटेल देखो नीचे दे रखा है 18,60,000 और ये 70,000 रुपये। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अडानी लिमिटेड जो 16,00,000 रुपये, ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो परचेज किए हैं, राइट। और अलग वाला जो वैल्यू है वो ऐसे ही अलग कंपनी, किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद इन्वेंट्रीज दिख रहा है 680 का और 4,04,000 रुपये का। ट्रेड रिसीवेबल 5 नंबर नोट में बोला जाकर देखने के लिए। तो ट्रेड रिसीवेबल देखो यहाँ थोड़ा छपने में गलत हो गया था, और ट्रेड रिसीवेबल मैंने यहाँ लिख दिया है 12,00,000, 2,76,000। फिर करंट अकाउंट विद अंबानी लिमिटेड 40,000 रुपया, ये दिख रहा है। मतलब अंबानी लिमिट
अडानी लिमिटेड को लेना है 40,000, लेकिन अंबानी लिमिटेड को देना है सिर्फ कितना, 36,000 रुपया। 36,000 रुपया देना है। देखो ये देखो, लेना है कितना, 40,000। अडानी लिमिटेड को लेना है 40,000, लेकिन ये देना कितना है, 36,000। इसका मतलब है कि अंबानी लिमिटेड 4,000 का चेक भेज दिया है, जो अभी तक अडानी लिमिटेड तक पहुंचा नहीं है, वो रास्ते में है। इसको बोलते हैं चेक इन ट्रांजिट, और वो नीचे दे रखा है। देखो 4,000 रुपये का चेक है, करंट अकाउंट में अडानी लिमिटेड रेमिट हो गया है, लेकिन वो पहुंचा नहीं है, यानी चेक इन ट्रांजिट। अब ये 5 एडजस्टमेंट है, इसमें से 2 से 3 एडजस्टमेंट परीक्षा में श्योर शॉर्ट आने हैं। ठीक है, मैं इसको करा रहा हूँ। देखो अब मैं ये सम करा रहा हूँ, है ना। सबसे पहले बैलेंस शीट खींच लेना। जैसे देखो यहाँ मैंने खींच रखा है बैलेंस शीट, एक पेज में बैलेंस शीट खींच लेना। दूसरे पेज में क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये आपने बनाना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसके बाद थोड़ा जगह छोड़ करके एओपी लिखना है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, और ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट किसका हो रहा है, ये एस लिमिटेड का प्रॉफिट का एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, अब देख लो क्या जीआर और पीएल दोनों हैं बैलेंस शीट में। हाँ सर, जीआर और पीएल दोनों हैं, तो हमें जीआर और पीएल दोनों रखने हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर में कैपिटल, मैं थोड़ा धीरे बनाऊंगा इसको, यहाँ लिख दूंगा रेवेन्यू जीआर, और यहाँ लिख दूंगा रेवेन्यू पीएल। ठीक है, और यहाँ टोटल, ये कुछ इस तरह बनना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, अब मैं क्या करूँगा, देखो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से बनाना है, सबसे पहले बनाएंगे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद कुछ करेंगे। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं। सबसे पहले एकदम सबसे पहले एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस किसका लिखेंगे, ये रहा, ये क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे इसका। क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे किसका, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे हम लोग अडानी लिमिटेड का। ठीक है, यहाँ जो ईओपी बन रहा है वो ईओपी अडानी लिमिटेड, यहाँ एस लिमिटेड की जगह अडानी लिमिटेड लिख दो, अडानी लिमिटेड। वो अडानी लिमिटेड का बन रहा है यहाँ, क्योंकि अडानी लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। देखो अब ये 40,000 और 7,20,000, 40,000 रिजर्व का बैलेंस है, 7,20,000 इनके पीएल का बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो एज इट इज़ जैसे लिखते हैं वैसे लिख दो। 40,000 यहाँ लिख दिया जीआर, और पीएल का बैलेंस जो है वो यहाँ लिख दिया। तो 40,000 रिजर्व का बैलेंस है, 7,20,000 यानी पीएल का बैलेंस है। तो 40,000 यहाँ लिख दिया, और 7,20,000 रुपये यहाँ लिख दिया। अब देखो ओपनिंग जो में जो बैलेंस है वो आपको नीचे मिल जाएगा, ओपनिंग का बैलेंस देखो नीचे मिल जाएगा, 20,000 और 4,00,000 रेस्पेक्टिवली, 20,000 और 4,00,000 रेस्पेक्टिवली। वो ये ओपनिंग का बैलेंस है, 20,000 और 4,00,000। चलो अभी समझ आया। अभी डिफरेंस कितने का हो जाएगा बाबू, अब डिफरेंस लिखना है एकदम मेरे साथ साथ। मैं चाहूँगा आप वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम ये जो सवाल है इसको अपने साथ साथ बनाएंगे। ठीक है, 20,000, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, या यहाँ रेवेन्यू पीएल में कुछ नहीं, डिफरेंस कितना होगा, 3,20,000। देखो 7,20,000 क्लोजिंग का प्रॉफिट है, ओपनिंग में प्रॉफिट था 4,00,000 रुपये, यानी 3,20,000 का प्रॉफिट हुआ मेरे को इस साल। ठीक है, देखो 40,000 का प्रॉफिट क्या है, मैं सेलेक्टेड सवाल करूँगा 3 से 4, उसमें से ही सब कुछ हो जाना है,
होपफुली 40,000 का प्रॉफिट है क्लोजिंग का, और ओपनिंग में जीआर का बैलेंस है 20,000 रुपया। तो इस साल जीआर में ट्रांसफ़र कितना किया है? सिर्फ 20,000 रुपया। ठीक है, ये हो गया। देखो ये नॉर्मल सा चीज़ हो गया। आपको मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही समझो एकदम क्लियरली। अब इसको जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा बाबू? 4,30,000। एकदम साथ साथ आराम से चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में, लेकिन 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो जल्दी से बना लेंगे। मैं जल्दी से बना लूँगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को सवाल सिर्फ सॉल्व नहीं करना ना, कम से कम 2-3 सवाल तो आपको समझाना है बढ़िया से। वो 2-3 सवाल समझा दूंगा तो आप अपने से खुद से सवाल कर लेंगे। आ जाना। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है सर? अब हमें जाकर चेक करना है कि जो जो आइटम प्रॉफिट से माइनस हुए हैं उनको प्रॉफिट में ऐड करना है। फिर क्या करना है? फिर सर टाइम एडजस्टमेंट लगाना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो प्रॉफिट टाइम एडजस्टमेंट लगाएंगे तो क्या होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट रेवेन्यू में डालेंगे, और कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल में, मतलब रेवेन्यू और कैपिटल को अलग कर देंगे। उसके बाद क्या होगा सर, जो जो रेवेन्यू से घटना है वो रेवेन्यू से घटेगा, जो कैपिटल से घटना है वो कैपिटल से घटेगा। ठीक है, जो कैपिटल से घटना है वो कैपिटल से घटेगा, और जो रेवेन्यू से घटना है वो रेवेन्यू से घटेगा। ठीक है, बस यही करना और कुछ नहीं करना। अब सवाल में जाओ और चेक करो कौन कौन सा चीज़ ऐड होना चाहिए प्रॉफिट में। देखो मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, लिख के रख लो, नोट कर लो। यही चीज़ें प्रॉफिट में ऐड होंगी। पहला, एबनॉर्मल लॉस होगा। इसको ये ऐड करना मतलब इफेक्ट को कैंसिल करना। इफेक्ट को कैंसिल करते हैं हम, इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। एबनॉर्मल लॉस। दूसरा, अगर बोनस इशू की एंट्री हो गई होगी तो। तीसरा, डिविडेंड को पेड किया है उसका। चौथा, अगर अदर में कोई छोटा मोटा चीज़ रहा जो उसमें से नहीं, रेवेन्यू में से नहीं माइनस होना चाहिए, वो माइनस हो गया। ठीक है, ये ऐड वाले आइटम है। लेस वाले आइटम क्या क्या आएंगे? लेस वाला आइटम सिर्फ एबनॉर्मल गेन। ठीक है, और अगर कोई कैपिटल वाला इनकम वगैरह हुआ तो एबनॉर्मल गेन ही मोस्टली रहता है, और कुछ नहीं। तो आपको देखो बस इतना ही आइटम है, चेक करो इतने में से है क्या वो, उसमें चेक करो जाकर। देखो ये एडजस्टमेंट है। पहला, लैंड एंड बिल्डिंग। सर ये तो उसी दिन होना है, रिवैल्यूएशन वाली जो एंट्री है ना, ये उसी दिन होनी है। इसका कोई इफेक्ट एडजस्टमेंट में ऊपर में कैंसिलेशन इफेक्ट नहीं होगा इसका, ये उसी दिन होना है। ठीक है, अडानी लिमिटेड डिक्लेयर, डिविडेंड पेड आ गया, मतलब सर एक मिल गया मेरे को इसमें से, ये मिल गया, ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया। ठीक है, उसके बाद स्टॉक है। स्टॉक का हमको एक बार चेक करना पड़ेगा, स्टॉक को चेक कर लेते हैं अपने, ये क्या करना है नहीं करना है, उसके हिसाब से फिर अपने काम करेंगे। थोड़ा एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है आज, गर्दन में पता नहीं क्या हो गया, मोड़ नहीं रहा, की वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन क्लास तो लेना है, आप लोग को देना है, क्लास ज़रूरी है, इसलिए सुबह आना पड़े, इसलिए मतलब एनर्जी डाउन लग रहा होगा आपको मेरा। चलो आ जाओ, थोड़ा दिक्कत हो गया। और तो कोई आइटम नहीं दिख रहा इसमें। ठीक है, ये एक है, इसको एक चेक करना है। तो मैं एक बार स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट आपके साथ में कर लेता हूँ। देखो स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट मैं पहले कर ही लेता हूँ उसको। नोट नंबर 9, नोट 9, बस छोटा सा एडजस्टमेंट रहेगा, वो साथ साथ में कर लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टॉक एडजस्टमेंट, स्टॉक एडजस्टमेंट क्या होगा? पहला नंबर, होल्डिंग सब्सिडरी को सेल किया। ठीक है, इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन, मतलब ऊपर की कंपनी से नीचे की कंपनी में गया, डाउन स्ट्रीम, बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी में गया। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? मैं बस शॉर्टकट ही लिख रहा हूँ बस। ट्रीटमेंट क्या होगा देखना, इसका ट्रीटमेंट होगा, ऊपर ही कंपनी से नीचे ही कंपनी गया तो एच लिमिटेड, अगर एच लिमिटेड को भेजा है तो एच लिमिटेड क्या वो करेगा? प्रॉफिट कमाया होगा पक्का। तो प्रॉफिट कमाया होगा तो एच लिमिटेड का प्रॉफिट का जो अल्टीमेट प्रॉफिट जो होता है वो कहाँ होता है? सीपीएल में सब जाता है, तो सीपीएल को कम करो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ट्रीटमेंट में। पहला, डिडक्ट प्रॉफिट ऑन स्टॉक, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। ठीक है, फ्रॉम सीपीएल।
CPL से घटाओ, फ्रॉम CPL, ठीक है। दूसरा डिडक्ट स्टॉक रिजर्व फ्रॉम CBS, डिडक्ट स्टॉक रिजर्व फ्रॉम वैल्यू ऑफ स्टॉक इन CBS। वैल्यू ऑफ जो स्टॉक का वैल्यू होगा ना, स्टॉक का वैल्यू, उस स्टॉक के वैल्यू को, उस स्टॉक के वैल्यू में से प्रॉफिट यानी स्टॉक रिजर्व घटाना है CBS में से। बस ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। दूसरा आप समझो, दूसरा सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को सेल किया, कोई भी चीज़, या तो फिर एसेट सेल किया हो या फिर स्टॉक सेल किया, कुछ भी सेल किया हो, पता नहीं, मेरे को लग रहा है मैंने ये करा दिया, ऊपर तो दिख नहीं रहा मेरे को, कहीं हो सकता है करा दिया हो, अगर करा दिया तो ठीक है, नहीं कराया तो ये जो है वो कर लेना। सेल किया तो एस लिमिटेड प्रॉफिट, जब भी बेचा तो प्रॉफिट में बेचा होगा पक्का। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन, इसको बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ये छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में गया ना, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। तो बाबू अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन इसको बोलते हैं, इसका मतलब ये छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में गया इसलिए बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ट्रीटमेंट देखो, ट्रीटमेंट, सिर्फ ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखो पहला, डिडक्ट प्रॉफिट फ्रॉम, डिडक्ट प्रॉफिट फ्रॉम AOP, डिडक्ट प्रॉफिट फ्रॉम AOP, क्योंकि जो जो सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो AOP ही है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में सारा उसका प्रॉफिट आ जाता है, वहीं एडजस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ से घटा दो। अब ये पूछोगे भैया रेवेन्यू से घटाना है कैपिटल से घटाना है, ठीक है, तो डेट चेक कर लो, डेट चेक करके घटा दो, करके डिडक्ट करना, ठीक है, डेट चेक करके डिडक्ट करना। अगर डेट नहीं दिया रहेगा, नो डेट ऑफ सेल इज गिवन, देन डिडक्ट फ्रॉम रेवेन्यू PL, तो रेवेन्यू PL से घटा देना, ठीक है, डेट नहीं दिया रेवेन्यू PL, काम खत्म। दूसरा देखो, दूसरा देख लो, दूसरा क्या है बाबू, दूसरा देखना, दूसरा फिर वही डिडक्ट फ्रॉम स्टॉक वैल्यू इन रिजर्व इन CBS, ठीक है। तो सिर्फ प्रॉफिट का एलिमेंट, प्रॉफिट एलिमेंट दोनों जगह से घटाना है, प्रॉफिट एलिमेंट और कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉफिट एलिमेंट घटाना है और कुछ नहीं घटाना है। तो आपको ये समझ आ गया, डाउन स्ट्रीम रहेगा तो ये करेंगे, अप स्ट्रीम रहेगा तो ये करेंगे। अब इसमें देखो ये कहाँ से कहाँ बिका है, गया है, क्या है, जो भी, अब चेक कर लो क्या हुआ है, किससे निकला है। स्टॉक ऑफ अंबानी लिमिटेड इंक्लूड 60,000 गुड्स परचेज फ्रॉम अडानी लिमिटेड, यानी कि अडानी लिमिटेड अंबानी को बेचा है, अडानी अंबानी को बेचा मतलब सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग को बेचा। ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, ये हो गया है डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन, ये डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन होने के बाद में बाबू ये क्या होगा, डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन होने के बाद में ये क्या होगा बेटा, डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन होने के बाद में ये AOP, ये AOP से घटेगा, जो भी प्रॉफिट आएगा वो AOP से घटेगा और रिजर्व का वैल्यू वहाँ से घट जाएगा, ठीक है। जो भी प्रॉफिट आएगा वो AOP से घटेगा और वो रिजर्व का वैल्यू बेटा वहाँ से घट जाएगा। बस रिजर्व बोल रहा हूँ, रिजर्व का वैल्यू कहाँ से घटेगा, स्टॉक से घट जाएगा। जो भी प्रॉफिट आएगा AOP से घट जाएगा और वो रिजर्व का वैल्यू वहाँ से घट जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है।
तो ये समझा दिया तो आपको एक थोड़ा आइडिया लग गया तो ठीक हुआ। मैं शीट सब भेज दूंगा। तो अभी देखो कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वहाँ से घटनी है। एक तो ये डिविडेंड पेड का एडजस्टमेंट है, ये वाला, ये प्रॉफिट से घटेगा, ठीक है, घटेगा, जो एडजस्टमेंट होगा ये प्रॉफिट से एडजस्टमेंट होगा। एक आपको ये दिख रहा है इसका एडजस्टमेंट होना, अगर ये डाउन स्ट्रीम है तभी एडजस्टमेंट हो रहा, और ये अप स्ट्रीम है, सॉरी ये अप स्ट्रीम है, मतलब ये कहाँ गया, ये अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, अप स्ट्रीम है तभी एडजस्टमेंट हो रहा है। डाउन स्ट्रीम होता मतलब होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी को बेचती ना तो एडजस्टमेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा है तो एडजस्टमेंट हो रहा है, सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा है तो एडजस्टमेंट हो रहा है। डाउन स्ट्रीम होता तो एडजस्टमेंट नहीं होता एओपी में, डाउन स्ट्रीम होता तो कहाँ एडजस्टमेंट होता, सीपीएल में। मतलब जिसके प्रॉफिट से घटा है, जिसके प्रॉफिट में बढ़ा है, वही उसी के प्रॉफिट से एडजस्टमेंट कर लो, जिसके प्रॉफिट से घटा है बढ़ा है उसी के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करना है। तो अगर डाउन स्ट्रीम होता यानी होल्डिंग सब्सिडरी को बेचता तो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट में उसका, होल्डिंग कंपनी के पीएल में उसका प्रॉफिट मिला होता, क्योंकि बेचा है होल्डिंग कंपनी तो उसके पीएल में प्रॉफिट मिला होता। लेकिन ये बेचा कौन है, सब्सिडरी कंपनी बेचा किसको, होल्डिंग कंपनी को, तो सब्सिडरी का प्रॉफिट है मिला हुआ, इसलिए सब्सिडरी के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होगा। और ईओपी जो बना रहे वो क्या है, सब्सिडरी के प्रॉफिट का एडजस्टमेंट है। अब समझ आ रहा बाबू आपको चीज़, ठीक है। चलो तो चेक कर लिया, दो ही एडजस्टमेंट है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है बाबू, सब दो ही एडजस्टमेंट है सिर्फ। तो इसको मिटा लो, देखो इसको मिटा लेते हैं, और अब हम चेक करते हैं दो एडजस्टमेंट था। तो मैंने इसके लिए क्या बताया कि अगर बोला नहीं हो, क्योंकि देखो इसमें इसमें डेट नहीं दिया कि कब सेल हुआ कब परचेज हुआ, देखो डेट दिया है क्या, चेक करो। मैं वो ही चीज़ें लिख दे रहा हूँ, लेकिन जो जिस चीज़ों को आपको एडजस्टमेंट के रूप में करना है, कहीं डेट दिया ना, डेट चेक करके डिडक्ट करो। नो डेट इज गिवन देन डिडक्ट फ्रॉम रेवेन्यू पीएल, इसका मतलब रेवेन्यू पीएल से डिडक्ट करना है, कम करना है। तो रेवेन्यू पीएल कब आएगा बनकर, रेवेन्यू पीएल बनकर तब आएगा जब ये फाइनल हो जाएगा, तब ये जब फाइनल हो जाएगा और जब टाइम एडजस्टमेंट हो जाएगा तब ना रेवेन्यू पीएल फाइनल दिखेगा। अभी थोड़ी माइनस करेंगे, अभी सबसे पहले क्या होता है कैंसिल, सबसे पहले अलग अलग कर लिया, कौन सा कैपिटल का है कौन सा रेवेन्यू का प्रॉफिट है, उसके बाद कैंसिलेशन इफेक्ट, कैंसिलेशन इफेक्ट के बाद टाइम एडजस्टमेंट, टाइम एडजस्टमेंट के बाद जो जहाँ से घटना है वहाँ से घटाना है, बस ये बात एकदम समझ लो, ठीक है, ये बात एकदम समझ लो। चलो बच्चों आ जाओ, अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहले अडानी लिमिटेड वाला काम करता हूँ, ये जो डिविडेंड पेड वाला, क्योंकि जोड़ना तो उसी को है। और अडानी लिमिटेड डिक्लेयर किया 20% डिविडेंड, तो 20% 15-16 का डिविडेंड है, 2016-17 में दिया है। 15-16 का डिविडेंड, हम लोग का करंट ईयर कौन सा चल रहा है, 31-3-17, तो 31-3-17 में का जो ईयर है यानी 16-17, उसका डिविडेंड पेमेंट कब किया है, उस साल में डिविडेंड पेमेंट किया, किस साल का, 15-16 का, तो पिछले साल का डिविडेंड पेमेंट इस साल हुआ है, वो भी कितना परसेंट, 20%। और वो डिविडेंड इंटायरली क्रेडिट कर लिया है अंबानी लिमिटेड अपने पीएल में, जो कि नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसको, इन्वेस्टमेंट से घटाना चाहिए उसको, लेकिन इन्वेस्टमेंट में उसको इन्वेस्टमेंट को घटाना चाहिए उतने वैल्यू से, लेकिन वो क्या कर लिया, वो जोड़ लिया अपने पीएल में, तो उसको वहाँ पीएल से भी माइनस करना पड़ेगा। तो पहले एक काम करते हैं, इस डिविडेंड को ऐड बैक करते हैं, पहले कैंसिलेशन इफेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 20% किस पर निकलेगा, 20% निकलेगा बाबू इस पर, 20% निकलेगा, ये रहा देखो, ये जो है ना आपका, ये 10 लाख रुपया शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, उस पर 20% निकलेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो थोड़ा मैं सवाल जो कर रहा हूँ ये एकदम अच्छे से देख लो एक बार। डिविडेंड पेड, ठीक है, 15-16, चलो ये कितना रुपया है, 2 लाख रुपया, ये कहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 लाख का 10 लाख इंटू 20%, 2 लाख रुपया, ठीक है, ये मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। ये कितना होएगा, 3 2 5, 5,20,000, और ये कितना हो गया, 20,000। अभी और कोई एडजस्टमेंट करने के लिए है क्या, नहीं है ना, कुछ नहीं है। मैंने जो आइटम दिखाया आपको वो आइटम में से कोई आइटम है क्या, कोई आइटम भी नहीं है। मैंने जो आइटम दिखाया उस आइटम में से कोई भी आइटम नहीं है। मैंने जो आइटम आपको दिखाया उस आइटम में तो कोई भी आइटम नहीं है, तो सिर्फ एक ही आइटम ऐड होने के लिए तो वही आइटम उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये हो गया, अब हमको क्या करना है, वो टाइम रेशियो एडजस्टमेंट, टाइम रेशियो एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ।
आप चिंता ना करो, मैं बुलाकर भी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। एकदम ना सोचो, मेरा पूरा फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परीक्षा आप अच्छे से देंगे, ठीक है। कोई भी मेरे पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, कोई भी नोटिस आए, प्लीज़ मेरे को प्रोवाइड करना बाबू, ठीक है। अभी जो 24 घंटा का टाइम दे रखा है वो लोग एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, दे रखा है, देने तो कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटा का टाइम है तो आप प्रॉपर ढंग से पढ़ाई करके ढंग से परीक्षा देना, ठीक है। चलो, अब टाइम रेशियो एडजस्टमेंट करना है। अब देखो, टाइम रेशियो जो एडजस्टमेंट करना है आपको, अब चेक करो कि डेट ऑफ एक्विजिशन कब है। डेट ऑफ एक्विजिशन कब दिख रहा है? डेट ऑफ एक्विजिशन है 1/7/16 को। एक तो टाइमलाइन बना लो, कभी भी एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाना ना, उसके पहले एक टाइमलाइन जरूर बना लेना। एक टाइमलाइन बना लेना। टाइमलाइन बनाने से कम ये बेनिफिट होगा, टाइमलाइन बनाने से, कि आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। देखो, एक टाइमलाइन बना लेते हैं यहाँ पर। ये है 1/4/16, ये है 31/3/17, ठीक है। 1/7/16 को परचेज हो गया, डेट ऑफ एक्विजिशन है 1/7/16 को, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, ठीक है। डिविडेंड पेमेंट किए हैं पिछले साल का, करंट ईयर में कहीं, ठीक है। वो डिविडेंड हमारा कौन सा डिविडेंड हो गया? वो प्री का डिविडेंड हो जाएगा, हमने कैंसिलेशन इफेक्ट डाल दिया। अब टाइम रेशियो एडजस्टमेंट में है जो, उसमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट क्या रहेगा? प्री, और यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट रहेगा पोस्ट। यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट कितने महीने का प्रॉफिट है? अप्रैल, मई, जून, यानी 3 मंथ्स का प्रॉफिट क्या है? प्री, और 9 मंथ्स का प्रॉफिट क्या है? पोस्ट। 3 मंथ्स का प्रॉफिट बाबू प्री है, 9 मंथ्स का प्रॉफिट पोस्ट है, यही तो तुम लोग पहले कर लो एडजस्टमेंट। 3 मंथ्स का प्रॉफिट को प्री करना है, 9 मंथ्स का प्रॉफिट को पोस्ट करना है। आओ, टाइम रेशियो एडजस्टमेंट लगा लेते हैं अपने। ये टाइम रेशियो का टाइम कहाँ चला गया? टी और आर। आओ, तो 5,20,000 जो है पूरे साल का प्रॉफिट, उस पूरे साल के प्रॉफिट यानी 12 महीने का प्रॉफिट, उसमें से 3 महीने का प्रॉफिट प्री है तो माइनस कर दिया। 20,000 में पूरे 12 महीने का प्रॉफिट, उसमें से 3 महीने का प्रॉफिट प्री है तो माइनस कर दिया। अब माइनस फाइनस करने के बाद में बाबू कितना आ रहा है ये बताओ मेरे को। 3 चौके 12, 4 पचे 20, 5,000 हो गया इसका, और ये 5,20,000 कर लो, वो ले आओ कैलकुलेटर। 5,20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, 1,30,000, यानी 1,30,000 रुपया आ रहा है। और 1,35,000 माइनस, तो टोटल यहाँ से, ये यहाँ से आया 5,000, इसका आया 5,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, लेकिन परीक्षा में आपको नहीं लिखना ये चीज़। इसका आया 5,000, इसका आया 1,30,000, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कितना होगा? यहाँ से माइनस होगा मिलाकर 1,35, और यहाँ आकर ये ऐड हो गया, ठीक है। जो ब्रैकेट में फिगर रहेगा वो माइनस है, मैं से याद रखना। अब टाइम एडजस्टमेंट लगा लिया, अब ये जोड़ लो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4,1,5 और 5,55,000 रुपया। ये कितना हो रहा है बाबू? 5,55,000। टाइम एडजस्टमेंट लगा लो, 5,55,000, 5,55,000। चलो, अब ये कितना हो गया? 15,000 रुपया। अब ये माइनस हुआ 1,30,000, तो माइनस करके बाद देख लो, 5,20 में से 1,30,000, 3,90,000 रुपया, 390। अब समझो 3,90,000 रुपया टाइम एडजस्टमेंट लगा लिया। अब जिस चीज़ को जहाँ से घटना है वहाँ से घटाओ, जिस चीज़ को जहाँ से घटना है वहाँ से घटाएंगे। अब आकर चेक करो हमारे पास एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं बढ़िया वाला। भैया, एक तो आपके पास जो एडजस्टमेंट है वो है डिविडेंड पेड का, एक है रिवैल्यूएशन का, एक है डिविडेंड पेड का, और एक है ये स्टॉक वाला जो इसी से घटना। 3 एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग वाले ने रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आ जाओ, सबसे पहले रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। देखो, एकदम सलीके से धीरे धीरे वापस अपने हिसाब से काम करना है, कोई हड़बड़ी नहीं रहेगा इसमें। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, बुक वैल्यू ऑन 1/7/16,
वो लिखना है। फिर मार्केट वैल्यू ऑन एक साथ 16, मैं उल्टा लिख मतलब इसको ऐसे लिख देता हूँ, बुक वैल्यू को नीचे कर लो, मार्केट वैल्यू को ऊपर कर लो। बुक वैल्यू ऑन एक साथ 16, मार्केट वैल्यू ऑन एक साथ 16, ठीक है। ये कंपेयर करेंगे तो जो आएगा प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये आएगा। अब पहले अब चेक करो मार्केट वैल्यू कितना दे रखा है ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। देखो मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन दे रखा है 7,60,000 रुपये, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ लेकर आओ, 7,60,000 रुपये। और बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन जनरली दे देता है सवाल में, इस सवाल में नहीं दिया है। अच्छा काम किया नहीं दिया, आपको सीखने को मिलेगा। बोला है लैंड एंड बिल्डिंग बुक्स में 8 लाख रुपए है, कब? 1/4/16 को। अब एकदम ठीक से समझना, मैं आपको हर एक एडजस्टमेंट क्लियरली समझा देता हूँ ताकि इसमें किया हुआ एडजस्टमेंट किसी भी सवाल में काम आएगा। देखो 1/4/16 को 8 लाख वैल्यू है, ठीक है, और 1/7/16 को परचेज हुआ। हमको इस दिन तक का वैल्यू चाहिए, इस दिन का वैल्यू क्या है वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन क्लोजिंग का वैल्यू दे रखा है वो 7,60,000, ऐसे 7,60,000। देखो 7,60,000 दे रखा है क्लोजिंग का वैल्यू, सॉरी 7,20,000 दे रखा है, 7,20,000, ये 60 नहीं है, बिना देख के बोल दिया, 7,20,000 है, 7,20,000 दे रखा है। इसका मतलब है भैया यहाँ से यहाँ तक का डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है, ऑलरेडी 80,000 हो चुका है डेप्रिसिएशन, है ना। हमको तो इस डेट तक में डेप्रिसिएशन करके बताना कि यहाँ का बुक वैल्यू कितना होगा, समझ रहे हैं। देखो अब देखो क्या है, क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी वो नहीं दिया, देखना 80,000 का डेप्रिसिएशन है, 8 लाख ओपनिंग का वैल्यू है, रेट कितने का हो गया? 10% का दिख रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई ओपनिंग वैल्यू इंटू 100। डेप्रिसिएशन कितना हो गया? देखो 8 लाख माइनस 7,20,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, डेप्रिसिएशन हो गया 80,000 रुपये का, और ये 8 लाख। इसका मतलब 10% का रेट निकल गया, ये रेट हो गया 10% से, इसका मतलब वो डेप्रिशिएट हो रहा है। तो बुक वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे क्या, अप्रैल से लेकर के जुलाई 1 तारीख तक हम लोग डेप्रिशिएट कर लो। चलो डेप्रिशिएट कर लो अप्रैल से लेकर जुलाई 1 तारीख तक। बुक वैल्यू ऑन 1716 आ जाना, बुक वैल्यू ऑन 1716, ओपनिंग वैल्यू कितना है? 8 लाख रुपया, लेस डेप्रिसिएशन 1/4/16 से 1/7/16 तक का। तो अप्रैल में जून 3 महीने का डेप्रिसिएशन होगा, 3 मंथ्स का। तो 8 लाख इंटू 10% इंटू 3/12। अब बोलो वो कितना आ रहा है, फटाफट बताओ। अब बोलो वो कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लो। 800 इंटू 10% डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 20,000 रुपये आ रहा है। 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन माइनस किया तो वैल्यू कितना आ गया? 7,80,000। 7,80,000 ये बुक वैल्यू हो गया है 1/7/16 को, कितने रुपए का। अब क्या करना है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पुट करेंगे 7,80,000। बाबू मार्केट वैल्यू है उस दिन 7,60,000 में है, और तुम्हारे बुक में वैल्यू है 780, तो नुकसान हुआ कि प्रॉफिट? नुकसान हो गया। बिकेगा 780 का सामान 60 में, तो लॉस हो गया। और याद रखना लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस होगा तो सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है यहाँ डेप्रिसिएशन में सेविंग होगा। देखो सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन इक्वल टू 20,000 इंटू 10% इंटू पोस्ट पीरियड, ठीक है। तो 20,000 इंटू 10% इंटू पोस्ट पीरियड कितने महीने का होगा? 9 मंथ्स का, 9/12,
12। तो वो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है वो मेरे को बता दो। डेप्रिसिएशन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है वो मेरे को बताओ, कैलकुलेट करके कर लेंगे क्या? देखो ज़रा, 20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 इंटू 10%, 1500 रुपये आ रहा है बेटा, 1500 रुपये आ रहा है बच्चा लो, 1500 रुपये। ठीक है, ये 1500 कहाँ जाएगा? ये 1500 जाएगा ईओपी से घटेगा। ठीक है, ईओपी से डिडक्ट होगा ईओपी से डिडक्ट होगा ये 1500। और ये भी 1500, ये 20,000 का लॉस क्या होगा? ये भी ईओपी में जाएगा, ये कैपिटल प्रॉफिट से लेस होगा, कैपिटल प्रॉफिट से लेस होगा। ठीक है, तो चलो इस पहले वाले का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। याद रखना, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हमेशा टाइम एडजस्टमेंट लगाने के बाद ही होगा। माइनस कर लो, लेस रिवैल्यूएशन लॉस, कहाँ से? यहाँ से 20,000 रुपया। ठीक है, लेस रिवैल्यूएशन लॉस 20,000 रुपया, ये हो गया रिवैल्यूएशन लॉस 20,000। रिवैल्यूएशन लॉस 20,000 रुपया। सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे हैं, सेविंग्स, ये यहाँ पर माइनस प्लस नहीं लिखते हैं, माइनस प्लस छोड़ देते हैं ऐसे ही। माइनस वाला फिगर रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे और प्लस वाला फिगर छोड़ देंगे। सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन, ठीक है, सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन वो क्या होगा? ऐड होगा, और वो कितना है? 1500 रुपया, तो 1500 रुपया इसमें ऐड हो गया। अब देखो, डिविडेंड घटाना था, जो हम लोग यहाँ पर 2 लाख का डिविडेंड जो है हटाए थे ना, वो पूरा का पूरा डिविडेंड क्या है? प्री का डिविडेंड है, क्योंकि पिछले साल का है। तो पूरा का पूरा कहाँ से घटेगा? डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, वो पूरा का पूरा घटेगा। 15-16 का डिविडेंड है, वो पूरा का पूरा घटेगा। कहाँ से घटेगा? जो पूरा का पूरा घटेगा सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपया कैपिटल प्रॉफिट से बाबू, यहाँ से घट गया, इसको माइनस में लिख दिया। अब और कुछ घटने वटने वाला है क्या, वो चेक कर लो। आओ, हमने क्या क्या कर लिया देख लो। हमने रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया। मैं हाइलाइटर से कर देता हूँ, चलो मैं एक बार हाइलाइटर से करता हूँ। देखो, कलर कौन सा ले लूँ? कलर ये ले लेता हूँ, चलो। देखो हमने क्या क्या कर लिया, हमने ये कर लिया, एक एडजस्टमेंट हो गया हमारा। हमने भैया दूसरा एडजस्टमेंट भी कर लिया, लेकिन इसका सिर्फ अभी आधा हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ सब्सिडरी कंपनी में एडजस्टमेंट हुआ, होल्डिंग में नहीं हुआ। अच्छा, अब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी में होना है। क्यों होना है? क्योंकि ये अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा है। अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचता तो सब्सिडरी के ईओपी में ये ट्रांजैक्शन नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 60,000 रुपये का जो स्टॉक है ना, वो पड़ा हुआ, किसके पास पड़ा हुआ? होल्डिंग कंपनी के पास पड़ा हुआ। ठीक है, 1,20,000 का वो सामान बेचा था। कौन कौन बेचा था 1,20,000 का सामान? सब्सिडरी कंपनी अडानी लिमिटेड सेल किया था उसको 1,20,000 का, जिस पर वो प्रॉफिट कमाया था 30,000 रुपया। जो स्टॉक में पड़ा है सिर्फ उसी पर हमको निकालना है कि उस स्टॉक में प्रॉफिट कितना मिला हुआ, सिर्फ इस पर। तो अगर 1,20,000 का गुड्स बेचे, उस पर प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपया, तो 60,000 का जो गुड्स हमारे पास पड़ा हुआ है उस पर प्रॉफिट कितना होगा बच्चों? बस ये देखना है। आ जाओ, देखो ये रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट हो गया। ये देखो स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट। ठीक है, देखो ये अडानी इसको बेचा है अंबानी को, यानी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग को बेचा। कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया ये?
डाउन स्ट्रीम कि अप स्ट्रीम, ये हो गया अप स्ट्रीम। ठीक है, स्टॉक रिजर्व कितना होगा वो निकाल लो। स्टॉक रिजर्व कैसे निकालते हैं? स्टॉक इनटू प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ प्रॉफिट रेशियो तो नहीं दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, एक 30,000 प्रॉफिट कमाया 1,20,000 का गुड्स बेचने पर, तो 60,000 का गुड्स बेचने पर प्रॉफिट का कितना कमाएगा? 15,000 रुपया। ये बाबू प्रॉफिट वहाँ से लेस करना है। कहाँ कहाँ से लेस होगा? एक एओपी से और एक स्टॉक से। सब याद रखना एकदम, हाँ, नहीं तो ये देखो फाइनल अकाउंट की तरह होता है पूरा एकदम, एक एक चीज़ याद रखना होता है। चलो, यहाँ से माइनस करो स्टॉक रिजर्व। अच्छा हुआ ये एडजस्टमेंट आ गया, जनरली ये एडजस्टमेंट अप स्ट्रीम वाला नहीं आता है, आप में आ गया, ये अच्छा हुआ, थोड़ा आप सीख भी लिए। अब कुछ बचा नहीं है, अब इसको प्लस प्लस कर दो। अब चेक करो, वहाँ भी कुछ नहीं बचा, प्लस माइनस जो करना है करते रहो। देखो, 5,55,000 माइनस 2,20,000, 555 माइनस 220 कितना हो गया? 335, राइट, 335, 3,35,000। अरे यहाँ क्यों लिख दिया? 3,35,000। उसके बाद अब जोड़ घटाव कर लो, 15,000 का 15,000 ऐसे ही उतर जाएगा, वो 15 का 15,000 ऐसे ही उतर जाएगा। उसके बाद इसमें कर लो, ये 390 है, प्लस 1,500 करो, माइनस 15,000 कर लो। 390 प्लस 1,500 माइनस 15,000, तो 390 प्लस 1,500 माइनस 15,000 आ रहा 3,76,500 बच्चा। 3,76,500 हमने लिखा, 3,76,500 ऐसा लिख दिया। अब क्या करना है? अब वो अलग अलग करने वाला काम देखो। अब प्रॉफिट बांटने वाला काम, अंबानी लिमिटेड यानी होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है? 80%, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 20%। अब इसको बांट लो, कितना कितना आएगा? 335 इंटू 0.8 हो गया 2,68,000, 2,68,000। उसके बाद 335 माइनस 268, 67,000 हो गया ये। 67,000 हो गया ना। चलो, 15,000, ये 12,000 और 3,000 होगा, तो ऐसे ही पता चल जा रहा है, 15 दूनी 30। इसमें कर लो कितना कितना होगा। इसमें 3,73,500 इंटू 0.8, 301,200 आ रहा है इसका, 301,200, और उसमें से ये माइनस कर लो, माइनस 3,73,500 कितना आ रहा है? 75,300, तो 75,300 ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ जाएगा। ये कहाँ जाना? ये तो कैपिटल प्रॉफिट है, ये जाएगा कहाँ? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? सीजीआर। और ये कहाँ जाएगा? सीपीएल। ठीक है, ये सीपीएल में जाएगा बाबू, बाकी सब माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी। तो समझ आ गया? अब कुछ नहीं करना, ऊपर जाना है। ऊपर जाना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आ जाओ। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाकर यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है? इन्वेस्टमेंट इन अडानी लिमिटेड। अमाउंट कितना इन्वेस्टमेंट का? अमाउंट है 16 लाख रुपया। कहाँ से उठाना है? ये देखो 16 लाख रुपया। ठीक है, 16 लाख। ठीक है, लेस क्या होगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना परसेंट अपना हिस्सेदारी है? 80% का।
अपनी हिस्सेदारी 80% की है, तो यहाँ पर लिखो 10 लाख इंटू 80%, 8 लाख रुपया। देखो ये सब एकदम प्रैक्टिस का काम है बाबू, प्रैक्टिस करती हो जाएगा सारा काम। माइनस क्या, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना निकाला था, देखो 2,68,000 रुपये निकाला हमने। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना निकाला है, 2,68,000, 2,68,000 निकाला प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 2,68,000, ठीक है। अब फिर क्या माइनस होता है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। देखो ये सब क्या है ना, एकदम होश से काम करना है। डिविडेंड, प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट माइनस होगा, डिविडेंड माइनस होगा। अब प्री एक्विजिशन का डिविडेंड है कितना, देखो तुमको दिखाता हूँ कितना डिविडेंड है प्री एक्विजिशन का। ये देखो, ये जो डिविडेंड है ना, ये इसमें उसका शेयर कितना है, होल्डिंग वाले का। होल्डिंग वाले का शेयर है कितना, 2 लाख रुपया इंटू 80%, 2 लाख इंटू 80%, 2 लाख इंटू 80%, इंटू 80%, 1,60,000। और कोई चीज़ नहीं है बच्चा लोग, और कोई भी चीज़ नहीं है। तो अब क्या करना है, अब इसको माइनस कर लो, कितना कितना हो रहा है वो हमको बता दो। माइनस करके 16 लाख में से 8 लाख चला गया, 8 लाख बचा। तो 8 लाख में से 2,68 और 61 माइनस कर लो। 8 लाख माइनस 268 माइनस 160, कितना आ रहा, 372। ये 3,72,000 क्या हो गया, देखो माइनस का फिगर नहीं आया, मतलब हमने ख़रीदा है इतना में और मिला है सिर्फ इतना, इसका टोटल कम है। ये गुडविल हो गया। गुडविल कब होगा, गुडविल मतलब होने का मतलब ये जो फिगर है ना, और ये फिगर है, मतलब ये 16 लाख है, और ये होगा कितना, 8 2 10, एक 11 लाख, 11 एक 12 लाख, 12,28,000 हो रहा है मेरे को लगता है। ये 12,28,000 हो रहा है, 12,28,000 ऐसा। तो ये कम है, आपको सामान कम मिला, आपने पैसा ज़्यादा दिया है। इसे करके देख लो, 16 माइनस 12.28, 372। इसलिए आपने महंगा खरीदा है तो गुडविल हो गया। अगर आपने सस्ता खरीदा होता तो क्या होता, कैपिटल लेजर, आपको बेनिफिट होता, फ़ायदा होता। ये हो गया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ जाओ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल कितने का है, 10 लाख का टोटल था, उसमें से 20% हिस्सा सिर्फ माइनॉरिटी वालों का है, तो 2 लाख रुपये, ठीक है। ऐड क्या करेंगे, प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कहाँ से, सब्सिडी से जो आएगा। प्रॉफिट जो सब्सिडी से आ रहा है वो क्या क्या प्रॉफिट है, चेक करो। देखो ये प्रॉफिट, ये देखो सब जोड़ना है। ये से जोड़ लो, 70,000 हो गया, और प्लस 70,000, 1,40,000, ये 5,300 प्लस 1,45,300 हो गया टोटल। तो प्रॉफिट हो गया 1,45,300, वो जोड़ के लिख लो आप। आ जाओ, 67,000 प्लस 3,000 और प्लस 75,300, ये कितना हो गया, 1,45,000, 1,45,300। ठीक है। अब ये जोड़ लो दोनों, कितना हो रहा है, 2 लाख है और 3 लाख, 3,45,300, ठीक है। 3,45,300, ये दो काम हो गया। अब CPL और CGR बना लो। CPL और CGR नीचे बना लेते हैं, CPL और CGR। आ जाओ, CPL इसका नाम है कंसोलिडेटेड PL अकाउंट, और CGR कंसोलिडेटेड जनरल लेजर। प्लीज़ आप जब लिखेंगे तो पूरा लिख लेंगे, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ बस। अंबानी लिमिटेड का जो है वो जोड़ना है पहले, इधर भी अंबानी लिमिटेड का होगा, उसमें सब जोड़ना है, अंबानी लिमिटेड में सब जोड़ना है। अंबानी लिमिटेड का PL कितना है वो चेक करो पहले। आ जाओ, अंबानी लिमिटेड का PL और रिजर्व मिलाकर देखो यार, ये रहा, ये रिजर्व है और ये उनका PL है।
तो रिजर्व है 19 का, पीएल है 16 लाख का। और रिजर्व है 19 लाख का और पीएल है 16 लाख का। पीएल में और कितना ऐड करना है? जो रेवेन्यू प्रॉफिट आया है, रेवेन्यू प्रॉफिट आया है, देखो प्रैक्टिस से होगा। आप ये सोचोगे कि एक दिन में हो जाएगा, तो नहीं होगा। आप एक ही दिन में 3 बार प्रैक्टिस करो ना, एक सवाल देखो हाथ बैठ जाएगा कहाँ क्या करना है। हाथ बैठने का बात है इसमें सब। 12, ये देखो 3,01,200 ये वाला, 3,01,200। मैं बुला लूँगा, देखता हूँ 5-6 दिन रुक जाओ, इस संडे वनडे को देखता हूँ, बुला लूँगा। और देखो प्रैक्टिस मॉर्निंग में करा दूँगा, संडे वनडे को होगा तो। 3,01,200 प्रॉफिट फ्रॉम अंबानी, कितना? 3,01,200। और क्या घटेगा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। आप हमेशा याद रखना, जो एडजस्टमेंट दिया रहेगा ना, जैसे ये जो एडजस्टमेंट दिया, तब चेक कर लेना कि इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट किस किस में जाएगा, होल्डिंग में, सब्सिडरी में। तो इसका सिर्फ सब्सिडरी के एओपी में जा रहा है, इसका सब्सिडरी और होल्डिंग दोनों में जाएगा। तो होल्डिंग में कहाँ से जाएगा, सब्सिडरी में कहाँ से जाएगा? इसका ये वाले का कहाँ से जाएगा? ये वाले का सब्सिडरी में से जाएगा। और सीबीएस मैंने बैलेंस शीट में स्टॉक में से घटेगा। तो ये सब जोड़ के रखना होगा बाबू। हाँ, आ जाओ। प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना होगा? 1,60,000 रुपया, जो आपने निकाला था वहाँ पर। अब इसका काम तमाम हो गया। अब ये आएगा कितना, वो जोड़ लो बस। 16 में से ये दोनों घटा देना है। 30,12,000 प्लस 1,60,000 इक्वल टू इतना माइनस 16 लाख, 11,38,800। वो हमने सारा माइनस कर दिया क्या? सारा नहीं होगा। 16 लाख प्लस करना है 3,01,200, 3,01,200 माइनस करना है सिर्फ 1,60,000। कितना आएगा? 17,41,200, 17,41,200। ठीक है। सीजीआर में आ जाओ, उसमें कोई आइटम ही नहीं आएगा, उसमें सिर्फ एक आइटम आएगा, वहाँ जो रिजर्व आया वो रिजर्व इसमें जोड़ देना बस, और कुछ नहीं है। देखो रिजर्व कितना है, ये बीच वाला रिजर्व था 3,000 रुपया, सॉरी इसका ये रहा 12,000 रुपया, ये नहीं, वो 12,000 वहाँ जोड़ दो बस, ये 12,000 जोड़ दिया। वो एकदम सिंपल है। ऐड रिजर्व फ्रॉम अडानी लिमिटेड, ये अंबानी नहीं होगा, ये अडानी होगा, अडानी। वो 12,000, तो ये सिंपल था एकदम, 19,12,000। ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्या करना है? अब चुपचाप बैलेंस शीट बनाना है। चलो बैलेंस शीट में प्रॉपरली, चलो बैलेंस शीट में आ जाओ, एक एक करके आइटम पुट करना है। देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखना है, और मैं जो बात बोल रहा हूँ एकदम याद रखना। शेयर कैपिटल किसका होगा? सिर्फ ओनली एच। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिस जिसका जो जो चीज़ आएगा वो लिख दूंगा मैं। शेयर कैपिटल किसका होगा? सिर्फ एच का। ये लिख देता हूँ ब्रैकेट में, एच का शेयर कैपिटल। ठीक है, तो एच का शेयर कैपिटल कितना है, यहाँ से उठा लो। अब बैलेंस शीट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो बैलेंस शीट चाहिएगा। देखो बहुत ज़्यादा इसमें कंसंट्रेशन चाहिए एक सवाल बनाने में, और एक सवाल बनाने में देखो मेरे को कितना मिनट लग रहा है, मेरे को एक घंटे के आसपास लग रहा है बता करके। तो अगर अपने से कोई करेगा तो कम से कम उसको लगना चाहिए, कम से कम लगना चाहिए तो उसको अधिक से अधिक लगना चाहिए, तो कम से कम अधिक से अधिक 40 मिनट लगना चाहिए। वो 40 मिनट में लगेगा ही लगेगा, तुम कुछ नहीं कर सकता। और अगर 24 घंटा में 40 मिनट तो तुम दे ही सकता है। चलो शेयर कैपिटल 30 लाख रुपया, शेयर कैपिटल 30 लाख, 3 लाख हो गया, इसको एक फिर और बढ़ाना है। शेयर कैपिटल ये काला पेन से करता हूँ तो आपको दिखेगा ज़्यादा। चलो 30 लाख हो गया शेयर कैपिटल। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे बैलेंस शीट रहेगा वैसे वैसे कर देना। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है CPL, आपको लिखना है CPL, फिर लिखना है CGR,
ये रिजर्व एंड सरप्लस है दोनों मिलाकर, ठीक है। तो CPL और CGR का बैलेंस जो आया वो लिख दो, वो आया है कितना, 17,41,200, 17,41,200, और आया है 19,12,000, 19,12,000, ठीक है। 19,12,000 ये दो आइटम हो गया। अब वहाँ चेक करो फिर क्या दिया हुआ, फिर करंट लायबिलिटी बोल दिया, ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटी होता है, फिर करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी इसमें नहीं दे रखा है, तो आप यहाँ लिखेंगे तो ज़रूर कि नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी में सिर्फ एक ही आइटम आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, आप याद रखना। अभी फ़िलहाल अगर डिबेंचर वगैरह रहा, लोन वगैरह रहा तो आ जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट सिर्फ आ जाएगा। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फिगर है कितना, ये रहा 3,45,300, ये वाला 3,45,300, 3,45,300। अब वो देखो बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, 3,45,300, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में बाबू आ जाना, करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में क्या क्या है देखो ज़रा, करंट लायबिलिटी में क्या क्या है। करंट लायबिलिटी में हमारे पास ट्रेड पेबल है, 3,00,000 और 3,22,000 दोनों को मिला लो, और नीचे कुछ दे रखा है करंट लायबिलिटी में, तो चेक करो क्या दे रखा है नीचे, 2 नंबर में जाकर चेक करो एक बार। बोल रहा करंट अकाउंट विद अडानी लिमिटेड 36,000 रुपया, और सेंट्री क्रेडिटर्स है 2,64,000 रुपया और 3,22। तो 2,64 और 3,22 को पहले जोड़ो, कितना हो रहा है, 2,64 और 3,22, 2,64 प्लस 3,22,000, 5,86,000 हो रहा है। 2,64 और 3,22 हो रहा है 5,86,000 रुपया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से घटा लो 1,20,000, उसमें से घटा लो 1,20,000, 4,66,000 हो जाएगा। 3,22,000 में से एक सेकंड, 3,22,000 चलो आ जाओ, थोड़ा थोड़ा सिस्टम का भी वेट। हाँ चलो, तो हाँ हम लोग कहाँ जा रहे थे, यहाँ पे। तो पहले एक काम करो, सबको जोड़ो, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स को जोड़ो, क्रेडिटर, ये जोड़ दिया यहाँ से, ठीक। तो क्रेडिटर्स है कितना कितना देख लो, दोनों का 2,64 और 3,22,000, इन दोनों को जोड़ लो, 2,64,000, 2,64,000 प्लस 3,22,000, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा था, 5,86,000, 5,86,000, 5,86,000, ठीक है। इसमें से क्या घटाना है, कॉन्ट्रा। आप बोलेंगे भैया कॉन्ट्रा क्या घटा रहा है, देखो कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट उसने सिखाया था ना कि दोनों में जो क्रेडिटर एकदम सेम हो, जिसको कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ अंबानी लिमिटेड इंक्लूड्स 1,20,000, ये सन्ड्री क्रेडिटर जो इंक्लूड कर रहा है
ये क्या है, ये कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट है, ये कॉन्ट्रा वाला एडजस्टमेंट है, ये कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो 1,20,000 रुपये का गुड्स अंबानी लिमिटेड खरीदा है, तो अंबानी लिमिटेड अडानी के लिए क्रेडिटर हो गया, सॉरी अंबानी लिमिटेड जो है अडानी के लिए डेटर हो गया, और अडानी लिमिटेड अंबानी के लिए क्रेडिटर हो गया। तो 1,20,000 डेटर क्रेडिटर दोनों में मिला हुआ है ना। कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो तो देखो, कहीं समझाया तो होगा। ये क्या डिविडेंड पेड एडजस्टमेंट है, ठीक है, कंटिजेंट लायबिलिटी, ठीक है, कंटिजेंट के बाद कॉन्ट्रा कहाँ गया, बोनस इशू, ठीक है, कॉन्ट्रा पढ़ाया नहीं क्या, कॉन्ट्रा पढ़ाया होगा बेटा, कॉन्ट्रा कैसे नहीं पढ़ाया होगा। कंटिजेंट लायबिलिटी 7 नंबर, अच्छा ये रहा 6 नंबर, कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट रिड्यूस फ्रॉम बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटी द कॉमन अमाउंट हेल्ड बिटवीन देम। जैसे क्रेडिटर्स कॉमन अमाउंट, जितना अमाउंट दोनों में कॉमन होगा वो लेस करना है। मैंने सब चीज़ यहाँ अच्छे से लिख दिया, ठीक है बाबू। तो यहाँ देखो दोनों में कॉमन कौन है, 1,20,000, तो 1,20,000 दोनों में से घटा देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो अगर आप जितना लाइटली लोगे ना सवाल आपसे बनेगा नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने इसको सवाल को बहुत धीरे धीरे बनाया। मैं कहूँगा यही सवाल आप 4 बार प्रैक्टिस कर लो। लेस कॉन्ट्रा 1,20,000, अब ये कितना होगा 466,000, ठीक है। ये तो हो गया। ये करंट अकाउंट, करंट अकाउंट देखो किसके लायबिलिटी में था, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट किसके लायबिलिटी में था चेक करो। ये रहा अंबानी के लायबिलिटी में था 36,000 रुपया, और इसके लायबिलिटी में इसके एसेट में कितना दिख रहा है वो 40,000 रुपया। ये देखो, ये दिख रहा है करंट अकाउंट, ये देखो, ये देखो दोनों एक ही साथ आपको दिख रहा है। अंबानी के लायबिलिटी में 36,000 और अडानी के लायबिलिटी में 40,000 बेटा। तो अंबानी के लिमिटेड में जो 36,000 दिख रहा है, ये सवाल कम से कम 1.5 घंटा हो गया इसको बनाते बनाते, एकदम आराम से समझा रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी बनाऊंगा इसके बाद सवाल। अंबानी लिमिटेड के बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी है, और अडानी लिमिटेड के बैलेंस शीट में वो एसेट है। एक ही अमाउंट है, लेकिन एक ही चीज़ है, लेकिन अमाउंट अलग अलग है। तो 36,000 रुपया, 36,000 रुपया जो है दोनों में जो दिख रहा है, तो दोनों में 36,000 दिख रहा है, और एक्स्ट्रा 4,000 सिर्फ अडानी में दिख रहा है एसेट साइड में। मतलब अंबानी में 36, अडानी में 40, ऐसा क्यों हो रहा है। अंबानी क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ लिखा हुआ ना कि अंबानी लिमिटेड रेमिटेड अ चेक ऑफ 4,000 ऑन करंट अकाउंट अडानी लिमिटेड। तो अंबानी लिमिटेड चेक भेज दिया, चेक अभी रास्ते में है, चेक पहुँचा नहीं है, इसलिए उसको दिख रहा है क्या 40,000 वो दिख रहा है। तो क्या करोगे 36 दोनों जगह से माइनस कर देना है, ठीक है। और जो 4,000 बचेगा वो 4,000 क्या है, चेक इन ट्रांजिट, ठीक है, क्योंकि 36 दोनों में कॉमन दिख रहा है, और जो कॉमन नहीं दिख रहा वो क्या 4,000 रुपया, वो चीज़ क्या है, वो क्या है चेक इन ट्रांजिट। समझ गया। तो हम ये बोलते हैं वहाँ से 36 माइनस कर दो, यहाँ से 40 माइनस कर दो, ठीक है। और 4,000 रुपया तुमको बैलेंस शीट में दिखाना था ना, क्योंकि यहाँ से 36 माइनस करोगे तो 4 बैलेंस शीट में दिखेगा, तो तुम 36 ना माइनस करोगे, क्योंकि 36 वहाँ, क्योंकि है तो कॉमन दोनों में 40 ही, लेकिन वो चेक भेज दिया इसलिए वहाँ अमाउंट कम दिख रहा है और यहाँ अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है। तुम वहाँ से 36 माइनस कर दो और यहाँ से 40 माइनस कर दो, और जो 4,000 बचे ना उसको चेक इन ट्रांजिट बोल के दिखा दो। अब समझ आया। चलो करंट अकाउंट 36,000 लेस कॉन्ट्रा, ये कॉन्ट्रा है 36,000, यहाँ से माइनस कर दिया, लाइबिलिटी साइड से माइनस कर दिया, भैया फिगर क्या दिखेगा नील, ठीक है। अब और देखो और क्या है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाओ, देखो जैसे बैलेंस शीट दिया देख देख के बनाते रहना है। आपको मैं सिखा दूंगा क्या बनाने से नंबर कितना मिलेगा, देखना। अब ये लाइबिलिटी साइड का सब कुछ हो गया, एसेट साइड है कर लो अभी। एसेट साइड में, एसेट साइड में देखो, एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है और मशीनरी है। तो डेटा हमें यहाँ से लेना है, वहाँ से नहीं लेना है, ठीक है।
आ जाओ। तो लैंड एंड बिल्डिंग 20,60,000 प्लस 7,20,000। देखो एसेट साइड में ये देखो फिक्स्ड एसेट एंड टेंजिबल एसेट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ लिखो फिक्स्ड एसेट, एसेट साइड में आ रहा है फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही कर लेना, जोड़ो उनको। कितना कितना 20,60 और 7,20 जोड़ लो, 20,60,000 प्लस 7,20,000, ये जोड़ लिया। चलो अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, रिवैल्यूएशन वाले एडजस्टमेंट में जाओ, रिवैल्यूएशन वाले एडजस्टमेंट में, क्योंकि एसेट में ही तो रिवैल्यूएशन हुआ ना, उसके एडजस्टमेंट में जाओ। देखो आपको लॉस कितने का हुआ 20,000, लॉस एसेट में से माइनस करना होगा। बोलोगे भैया ये कैसे पता चला, देखो हम ये करवा रखे हैं बड़पू, ये तुमको अच्छे से करा रखे हैं कि कहाँ से क्या माइनस करना है, कहाँ से क्या नहीं माइनस करना है। देखो रिवैल्यूएशन का जो एडजस्टमेंट कराएं आपको, देखो रिवैल्यूएशन अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ तो सेविंग इन डेप्रिसिएशन होगा और ये काम करना है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होगा तो प्रॉफिट एडिशनल डेप्रिसिएशन निकलेगा और ये काम करना है। ठीक है, बाकी का ऊपर में तो ज्ञान है थोड़ा बहुत। देखो ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा एडजस्ट इन ईओपी इन कैपिटल प्रॉफिट आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट, ये लिख दिया। डेप्रिसिएशन अगर सेविंग हुआ तो ये करना है और एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा तो ये करना है। बैलेंस शीट में ये बैलेंस शीट के लिए वैल्यू ऑफ एसेट शैल बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड विद द प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ लिखा हुआ है एसेट प्रॉफिट हुआ तो ऐड करेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ तो माइनस करेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन हुआ तो माइनस करेंगे, सेविंग हुआ तो ऐड करेंगे। तो सब कुछ एकदम बना बनाया इसलिए कर दिया मैंने आपके लिए ताकि आपको तकलीफ एकदम ना हो बेटा। ठीक है, आ जाओ, चिंता ना करना, भैया आपके साथ हैं, ये हम हैं मतलब हम हैं, ये एकदम टेंशन नहीं लेना, उनको टेंशन लेने ही नहीं देंगे हम। ठीक है, आ जाओ। तो 7,20 में से क्या माइनस करना है, लॉस और सेविंग्स हुआ है ना 1,500 रुपये का, वो 1,500 रुपये का डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, सेविंग्स हुआ है तो। ये देखो लॉस हम यहाँ लिख देते हैं, रिवैल्यूएशन लॉस है ये। ठीक है, और ये सेविंग्स है, सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन इसी में लिख देते ताकि आपको आइडिया भी रहेगा, ख्याल भी रहेगा। अब ये टोटल जोड़ बोल लो कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, आ जाओ फटाफट जोड़ लो। 20,60,000 प्लस 7,20,000 माइनस 20,000 और प्लस 1,500 बाबू 27,61,500 रुपया। तो इसको यहाँ लिख देंगे 27,61,500। ठीक है, चलो अब क्या बचा एसेट में चेक करो, मशीनरी दोनों का जोड़ दो, 6 लाख और 5 लाख बैलेंस इसमें कुछ है ही नहीं तो खाली जोड़ देना है। तो 6 5 11 मशीनरी का कितना होगा, मशीनरी का बैलेंस 6 लाख प्लस 5,42,000 है ना, 6 5 11 11,42,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब फिर चेक करो क्या है, फिक्स्ड एसेट के बाद ऊपर जाओ, फिक्स्ड एसेट के बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 18,70,000 का। तो जाकर चेक करो भाई क्या है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में तुम्हारा ये है, एक तो 16 लाख का इन्वेस्टमेंट था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला, उससे मतलब नहीं है, ये वाला बस पड़ा हुआ है, इसको जोड़ दो, ये अलग से है तो 3,30,000 हो जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसको कर लो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसका नाम रहेगा ना नॉन करंट एसेट, ऊपर में लिखना नॉन करंट, मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखवाया है वैसे ही करना, नॉन करंट एसेट जैसे लिखवा रखा है वैसे ही करना। ठीक है, तो एक तो फिक्स्ड रेट हो गया आपका, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो कितना होगा 2,60 प्लस 70,000 3,30,000। ये समझ आ गया। उसके बाद बाबू क्या है चेक कर लो एक बार, उसके बाद तो फिर करंट एसेट ही हुआ, ये देखो करंट एसेट, और करंट एसेट में देखो इन्वेंट्री का वैल्यू दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू दे रखा है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का दे रखा है। तो पहले इन्वेंट्री ले लो 6,80,000 और 4,04,000 इन्वेंट्री, करंट एसेट हेडिंग डाल लो करंट एसेट, ये हेडिंग है करंट एसेट। करंट एसेट में क्या है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इन्वेंट्री
ठीक है। इन्वेंट्री में क्या क्या होगा देखो, सबसे पहले इन्वेंट्री में 6,80,000 प्लस 4,04,000। तो जहाँ जहाँ जो जो एडजस्टमेंट है ना सब करना है आपको, 4,04,000। अच्छा, उसके बाद ये हो गया, माइनस प्लस कुछ होना है। अब स्टॉक रिजर्व वाले एडजस्टमेंट में जाओ। स्टॉक रिजर्व वाले एडजस्टमेंट में कहाँ किया था स्टॉक रिजर्व वाला एडजस्टमेंट? ये रहा। कहाँ कहाँ से घटना है, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, अप स्ट्रीम है। तो अप स्ट्रीम हो चाहे डाउन स्ट्रीम हो कोई मतलब नहीं है, एसेट के वैल्यू से तो घटेगा ही घटेगा। जो जहाँ होना था हो गया, एसेट के वैल्यू से घटना है कितना, 15,000 रुपये। सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट घटेगा बेटा, और कुछ नहीं घटेगा, सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट घटेगा बाबू, सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट घटेगा, घटा लो। देखो मैं एकदम आराम से कर रहा हूँ, पूरा टाइम लेकर कर रहा हूँ, ताकि आप एक सवाल अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। ये आपके एग्जाम का आया प्रॉब्लम, -15,000। और थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा, लाइक तो प्रॉब्लम हो गया गर्दन में। दूसरी बात ये कि थोड़ा मुंह में छाला हो गया, बहुत सारा दिक्कत एक साथ हो गया बेटा। तो भी फिर भी बोल, इसीलिए कम बोल पा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। नहीं तो हम क्या बताएं, चलो। तो ये कर लिया, कितना हो जाएगा, 6,4,10,00,000, 10,00,000, 10,00,000 और ये 4,84,000, 84,000 में से घटा लो 15,000, कितना बचेगा, 5 इधर घटा, 79,000। और फिर 10,00,000 घटा लो, कितना बचेगा, 29 में से 10,000 घटाओ, 69, 10,69,000। ये 10,69,000 हो गया। अब इन्वेंट्री यानी स्टॉक वाला काम कर लिया। ट्रेड रिसीवल 5 नंबर बोला देखने के लिए, जाकर 5 नंबर चेक करो, 12,00,000 और 3,16,000 बोल रहा है वो। तो ये देखो 5 नंबर मैंने फिर से लिख रखा है, 5 नंबर 12,00,000 और 2,76 दिखा रहा है ना। तो डेटर्स को जोड़ लो पहले, 12 और 2,76। और याद रखना, क्रेडिटर में से कॉन्ट्रा घटा है, डेटर में से भी कॉन्ट्रा घटेगा, ठीक है। डेटर्स 12,00,000 प्लस 2,76,000, कितना हो गया, 12 2 14, 14,76,000। और लेस क्या करेंगे, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा कितना है, 1,20,000 का क्रेडिटर क्रेडिटर मिला हुआ एक ही आदमी से। ये देखो अच्छा लग गया मेरे को सवाल, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट आ गए। इसके बाद करूँगा उसमें भी आएंगे एडजस्टमेंट, देखो बहुत सारे। तो 1,20,000 घटा लो ना, 14,76 में से 1,20,000 घटे, कितना बचेगा बाबू, डालो ना इसको, 14,76 प्लस माइनस है ना, -1,20, 13,56, 13,56,000, 13,56,000 बाबू आ गया। ये हो गया डेटर्स। अब करंट अकाउंट आ गया आपका, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट यहाँ कितना था, 40,000, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ तुम पूरा का पूरा 40,000 घटा दो, कॉन्ट्रा बोल करके, ठीक है, 40,000। अब जो 4,000 बचे ना, वो कैश इन ट्रांजिट दिखा दो, कैश इन ट्रांजिट कितना, वो 4,000 रुपये। एकदम सिंपल है, और कुछ नहीं करना है। देखो तुम 36 घटाते तो यहाँ कितना बचता, 4,000 बचता। और 4,000 बचने के बाद उसको कौन कैश इन ट्रांजिट वैसे भी दिखा देता हूँ, ये नीचे दिखा दे रहा है कैश इन ट्रांजिट अलग अलग करके, और अच्छा से दिखेगा, ठीक है। अब क्या करना है, चुपचाप लास्ट का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ देखो दिया हुआ है, 4,30,000, वो बाबू पुट कर दो, और कुछ नहीं करना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, 4,00,000 और प्लस 30,000, 4,30,000, ठीक है। अब फटाफट टोटल करो जल्दी से एकदम, और मेरे को बताओ भैया टोटल मिला कि नहीं मिला। इतना बड़ा सवाल बनाए हम लोग, टोटल तो मिलना चाहिए। आ जाओ, ये टोटल, और टोटल लिख रहे हैं हम लोग कौन से पेन से, ब्लू पेन से। आ जाओ, टोटल लिख रहे हैं ब्लू पेन से, टोटल लिख रहे हैं, क्या बात है सर, ब्लू पेन से टोटल लिख रहे हैं। चल बाबू जोड़, अगर टोटल मिल गया तो मिल गया, ठीक है, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा नहीं मिलेगा तो। 30,00,000 प्लस 17,41,000, 200 200 200 200 200 200 200 प्लस 19,12,000, 12,000, ठीक है, प्लस 3,45,300, प्लस 3,45,300, प्लस 4,66,000, 4,66,000 इक्वल टू आ रहा है 74,64,500।
ये लिख रहा हूँ मैं, देखो 74, 64, 500। वीडियोस सारे भेज रहा हूँ धीरे धीरे एक एक करके, आप एक एक दिन करके पढ़ते रहिए और इसको जोड़ लो, देखो मिल जाना चाहिए सब कुछ। थोड़ा इसको छोटा करता हूँ ताकि जोड़ने में आसानी हो। और जो इसके बाद मैं सम जो करूँगा थोड़ा स्पीड में करूँगा। 27,61,000, इसमें ज़्यादा है कहानी। ओहो, एक चीज़ इसमें नहीं लिखा, गुडविल। देखो अभी छूट जाता, अभी मेरे को याद आ गया, गुडविल हमने लिखा है इसमें। वो ऊपर ही जाएगा मशीनरी में, मशीन मतलब जो नॉन करंट एसेट्स है ना, उसमें ही जाएगा गुडविल। गुडविल आया कितना था? 3,72,000। अभी तो फिर ये मिलता ही नहीं, फिर तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। 27,61,500 प्लस 500 और जोड़ लो बाबू। ठीक है, 27,61,500 प्लस 11,42,000, 11,42,000 प्लस 3,30,000 बेटा, 3,30,000 प्लस 3,72,000। खुशी, 3,72,000। ठीक से पढ़ लेना, नहीं तो फिर भैया आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है चेतन, ठीक से पढ़ लेना बाबू। और कौन है? ओ तुम लोग दोनों चंगू मंगू, ठीक से पढ़ना नहीं, बहुत मार खाएगा तुम लोग। एक तो घूमता रहता है और एक तो पता नहीं फ़ोन में बिजी रहता है। 13,56,000। और कौन बचा? अश्विनी, हाँ वो तुम ठीक से पढ़ लेना, मस्ती नहीं करना। 4,34,000। अब पता नहीं मिले नहीं मिले, क्या है नहीं है। 4,34,000। 74, 64, 500। अश्विनी देखो क्या बात है, तुम्हारा नाम लिया और मिल गया। देखो बैलेंस शीट मैच कर गया बाबू। 74, 64, 500 रुपये। ठीक है, ये बैलेंस शीट रहा। ये बैलेंस शीट आपको एक सम प्रॉपर किया मैंने। इसके बाद मैं फिर अभी एक सम करूँगा, आप इसको प्रॉपर्ली देख लेना।